विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, ये पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का पेपर है। एग्जामिनेशन ईयर 2025 यानी 2025 मार्च अप्रैल 2025 का पेपर बताया जा रहा है। फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड का पेपर है। इसमें हम टोटल दो अलग अलग पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। पहला पोर्शन आपका रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और दूसरा रहेगा महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट का हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक, इस पेपर के बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल दे देता हूं कि यह पेपर दिनांक 5 अप्रैल, कब की बात कर रहा हूं मैं, दिनांक 5 अप्रैल 2025 को जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो विद्यार्थियों, हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर। 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से तक मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आप तक लेकर आ रहा हूं। विद्यार्थियों, यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा यदि आपको कोई डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि चैनल किसका, आपका अपना चैनल है। विद्यार्थियों, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है 77250 77 250, आगे आएगा 44325 यानी 44325 नंबर पर आप अपना पेपर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर सकते हैं और हम इस पेपर का, जो आप पेपर में सेंड करेंगे, उस पेपर का हम सॉल्यूशन बनाकर आप तक पहुंचा देंगे इसी YouTube प्लेटफॉर्म की सहायता से। और विद्यार्थियों, यदि आपके कोई डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमें आपका डाउट बता सकते हैं। विद्यार्थियों, हम चलते हैं देर ना करते इस प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उद्यमिता को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित किया गया है। तो पहला करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा कि एक नया उद्यम शुरू करने के लिए जोखिम उठाने वाला, टेकिंग रिस्क टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर्स। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छा व्यवसाय रिपोर्ट की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? तो उसके अंदर संक्षिप्तता नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संक्षिप्तता नहीं होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे व्यवसाय की रिपोर्ट की विशेषता नहीं है? तो सॉरी, इसको ध्यान रखिएगा, पक्षपात वाला ऑप्शन आएगा इसका, सी ऑप्शन कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, पक्षपात। ध्यान रखना, इसका हो जाएगा पक्षपात वाला व्यवहार उनका नहीं होना चाहिए। तो दूसरा करेक्ट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। एक व्यवहार्थ अध्ययन आयोजित किया जाता है। कौन सा आयोजित किया जाता है? व्यवहार्थ अध्ययन यानी अ फिजिबिलिटी स्टडीज इज कंडक्टेड टू। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए, तो तीसरे का यहां पर प्रश्न, इस प्रश्न क्रमांक 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक विचार की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए। क्या हो जाएगा? एस द विजिबिलिटी ऑफ द वेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस आइडिया। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, व्यवसाय योजना का कौन सा खंड पूरी योजना को संक्षिप्त में प्रस्तुत करता है? प्रश्न क्रमांक 4 संक्षिप्त में प्रस्तुत करने की बात कर रहा है। तो चौथे का यहां पर भी हो जाएगा बाजार विश्लेषण। क्या हो जाएगा? बाजार विश्लेषण हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, व्यवसाय योजना में बाजार विश्लेषण का क्या उद्देश्य है? तो लक्षित बाजार, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, लक्षित बाजार और प्रतिस्पर्धा का आकलन करना। लक्षित बाजार और प्रतिस्पर्धा का आकलन करना। तो प्रश्न क्रमांक 5 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 6, उद्यमिता में जोखिम लेने का क्या महत्व है? प्रश्न क्रमांक 6, उद्यमिता में जोखिम लेने का क्या महत्व है? तो ये नवाचार और विकास के लिए आवश्यक है। यह नवाचार और विकास के लिए आवश्यक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य प्रकार की व्यवसाय रिपोर्ट नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास। एक उपन्यास वर्ड आएगा इसके अंदर, 7वें का सी हो जाएगा उपन्यास। 8वां नोवेल।
योजना व्यवसाय योजना में स्वाट का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। स्वाट SWOT, तो एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब होता है थ्रेट्स। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9, एक अच्छा कार्यकारी सारांश होना चाहिए। तो अच्छा कार्यकारी के लिए क्या नियम है? तो उसके लिए होना चाहिए संक्षिप्त और जानकारी पूर्ण, संक्षिप्त और जानकारी पूर्ण, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो कंसिस्ट एंड इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 है व्यवसाय योजना में वित्तीय अनुमानों का क्या उद्देश्य है? तो पहले का इस 10वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। भविष्य के राजस्व और व्यय का अनुमान लगाना, 10वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10वें का ए करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक नए व्यावसायिक विचारों का एक सामान्य स्रोत है? सामान्य स्रोत के बारे में बात हो तो व्यक्तिगत अनुभव, बाजार अनुसंधान, तकनीकी प्रगति, तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाउ इसका हो जाएगा। 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबाउ हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आएगा प्रश्न क्रमांक 12, जो भी आपको स्क्रीन पर दिखने वाला है। प्रश्न क्रमांक 12, एक मंथन एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है विचारों का मूल्यांकन करने के लिए, विचारों के मूल्यांकन करने के लिए, विचारों के मूल्यांकन करने के लिए हो जाएगा 12 का बी। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? तो 13वां कह रहा है कि एक स्वाट विश्लेषण का उपयोग व्यवहार्यता परीक्षण में किया जाता है। तो कौन सी व्यवहार्यता परीक्षण है? तो इसमें हो जाएगा ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों की पहचान करने में। ध्यान रखना, ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों की पहचान करने में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, एक बाजार व्यवहार्यता अध्ययन आकलन करता है। तो यहां पर हो जाएगा उत्पाद या सेवा की मांग पर, प्रतिस्पर्धा पर, मूल्य निर्धारण रणनीति पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी पर। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नेक्स्ट 15वां प्रश्न, इनमें से कौन सा एक वित्तीय व्यवहार्यता परीक्षण है? कौन सा वित्तीय व्यवहार्यता परीक्षण है? प्रश्न क्रमांक 15 के बारे में बात कर हम लोग। तो 15 का यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिस्पर्धा परिदृश्य। क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा परिदृश्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप्स, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप्स हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। हम चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन का क्या उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यह निर्धारित करना कि उत्पाद या सेवा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी मौजूद है या नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से कौन बाजार अनुसंधान योजना का एक विशिष्ट हिस्सा नहीं है? तो 17 का हो जाएगा डी ऑप्शन, एक काल्पनिक कहानी लिखना, एक काल्पनिक कहानी लिखना। आगे चलते हैं 18वां प्रश्न, एक प्रतिस्पर्धा विश्लेषण व्यवसाय को यह समझने में कैसे मदद करता है? तो 18वां प्रश्न का करेक्ट आंसर यहां पर हम देखेंगे। तो 18वां का ये हो जाएगा, उनके प्रतिद्वंदियों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने में। आगे चलते हैं 19वां प्रश्न, प्राथमिक बाजार अनुसंधान का कौन सा उदाहरण है? तो सर्वेक्षण करना। क्या करना? सर्वेक्षण करना, यानी कि कंडक्टिंग, सर्वे करना, सर्वे करना। 20वां, वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन का क्या उद्देश्य है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए व्यावसायिक उद्यम की लाभप्रदता का आकलन करना। तो 20वें का ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। आगे चलते 21वां, सिडबी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सिडबी का मुख्य कार्य क्या है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, लघु उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करना। आगे चलते 22वां, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आमतौर पर उद्यमियों से जुड़ी नहीं है? तो इसमें ध्यान रखना, जोखिम से बचाव, 22वां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 22वां, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आमतौर पर उद्यमियों से जुड़ी हुई नहीं है? नहीं पूछ रहा हो तो देखो, उद्यमी जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, प्रोएक्टिवनेस, आगे सक्रियता, जोखिम से बचाव, दृढ़ता, इसमें ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, 22 का हो जाएगा। मैं जो आपको कह रहा हूं जोखिम से बचाव, जोखिम से बचाव, रिस्क उठाने की कैपेसिटी किसमें होना चाहिए? नवाचार करने वालों में होना चाहिए, उद्यमियों में होना चाहिए। आगे चलते 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न कह रहा है कि डीजीसीजीसी की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो एक संस्था है, क्या एक संस्था है, तो इसकी भूमिका होती है बैंक जमा का बीमा करना। क्या? बैंक में जो जमा राशि ना उसका बीमा करना। ध्यान रखना, 23वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना 23वें का ए। 24वां, एमएसएमई, 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 तो इसका होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमई
देखो नाम ऐसे बना है एमएसएमई, ठीक है ना, एमएसएमई, ये 24वां प्रश्न हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 25वां, कौन सी संस्था एमएसएमई को पूर्ण वित्त सहायता प्रदान करती है? तो देखो 25वां प्रश्न जो है उसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सिडबी। क्या हो जाएगा? सिडबी, सिडबी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा सिडबी। ध्यान रखना करेक्ट आंसर सिडबी हो जाएगा, सिडबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न, स्टार्टअप इंडिया पहल का क्या उद्देश्य है? 26वें का ए ऑप्शन हो जाएगा भारत में स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देना और समर्थन देना। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 27, भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जिम बैंक, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ईएक्स से तो एक्सपोर्ट और आईएम से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलते हैं इसको, ध्यान रखना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलते हैं। मुद्रा योजना का क्या फोकस है? तो छोटे उद्यमियों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करना। 28वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, 28वें का ए हो जाएगा। 29वां, भारत में प्रतिभूति बाजार को कौन सा निकाय नियंत्रित करता है? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, सेबी नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? सेबी। अगला, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बड़े सा प्रश्न है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, याद रखना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इंग्लिश में यदि आप देखोगे तो नेशनल बैंक, नाबार्ड को ऐसे यदि हम देखो, इसको अलग अलग तोड़ के बताता हूं आपको मैं, ना बा ड, ठीक है ना। देखो नाबार्ड ना तो NABA आर से हो जाएगा रूरल और डी से डेवलपमेंट, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म है। 31, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है? तो व्यवसायों को सीधे ऋण प्रदान करना, बैंकों का विनिमय करना, मुद्रा जारी करना और मौद्रिक नीति का प्रबंधन करना। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा व्यवसायों को सीधे ऋण प्रदान करना। कभी भी आरबीआई किसी भी बिजनेस को डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 32, सेबी क्या नियंत्रित करता है? तो विद्यार्थियों सेबी जो है ना वो शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। किसको? शेयर बाजार को, स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करने का काम किसका है? सेबी का है। तो 32वें का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 33वां प्रश्न, कौन सी योजना भारत में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखती है? तो इसका हो जाएगा कौशल भारत मिशन, स्किल इंडिया मिशन हो जाएगा, स्किल इंडिया मिशन। प्रश्न क्रमांक 34, मेक इन इंडिया पहल का क्या फोकस है? तो ध्यान रखना इसका हो जाएगा भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करना। 34वें का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 35वां प्रश्न, कौन सा संगठन खाद्य और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देता है और विकसित करता है? तो केवीआईसी, इसका नाम है खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड बोलते हैं इसको, केवीआईसी हो जाएगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये तो मैं बोल रहा हूं आपको, फुल फॉर्म याद दिया हुआ इसका इंग्लिश में। कभी कभी आप इंग्लिश वाले पोर्शन, यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ना तो इंग्लिश वाला पोर्शन भी देख लिया करें, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी फिर भी आप हिंदी वाला पोर्शन देख लिया करें। आगे चलते हैं 36वां, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर का क्या उद्देश्य है? तो व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, आविष्कार और रचनात्मक कार्यों की रक्षा करना, शेयर बाजार का विनिमय करना या निर्यात को बढ़ावा देना। तो 36वां प्रश्न बहुत बड़ा है, बढ़िया है। तो यहाँ है आविष्कारों और रचनात्मक कार्यों की रक्षा करना, किसका? बौद्धिक संपदा अधिकार का रूल है ये, उसका एक कंडक्ट है। तो टू प्रोटेक्ट इन्वेंशन एंड द क्रिएटिविटी वर्क। 37वां, किस प्रकार का आईपीआर ब्रांड नाम और लोगों की रक्षा करता है? तो उसका नाम हो जाएगा ट्रेडमार्क। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? उसका ट्रेडमार्क। 37 का ए ट्रेडमार्क। 38वां प्रश्न, 38वां, भारत में ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री, व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री। 38 का ए हो जाएगा व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री। 39 प्रश्न हम आ गए, जीएसटी का अर्थ क्या है? भैया सब लोग जानते हो आप लोग अच्छे से, गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। 40वां प्रश्न, 40वां प्रश्न, व्यवसाय के लिए जीएसटी का क्या लाभ है? क्या लाभ है? तो सरलीकृत कर अनुपालन, कम कर बोझ, बढ़ी हुई दक्षता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 41वां प्रश्न, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी एमएसएमई की क्या भूमिका है? 41वां प्रश्न में पूछ रहा है क्या भूमिका है। तो इसकी जो भूमिका है यहां पर दी हुई है कि एमएसएमई के विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारत में छोटे व्यवसायों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो यहां पर हो जाएगा वित्त तक पहुंच,
कुशल श्रम की कमी, बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो 42 का डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 43 की तरफ चल रहे हैं। कौन सी सरकारी योजना एमएसएमई को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करती है? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। ए ऑप्शन हो जाएगा किसका? प्रश्न क्रमांक 43 का। तो 43 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है। एक व्यवसाय इंक्यूबेटर का क्या उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टार्टअप को सहायता और संसाधन प्रदान करना। ए ऑप्शन करेक्ट है। 45वां, एक सफल उद्यमी की क्या विशेषता है? तो दृढ़ता, अनुकूलशीलता, नवाचार। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला, उद्यमियों के लिए नेटवर्किंग का क्या महत्व है? तो संबंध बनाना और संसाधनों तक पहुंच। 46 का ए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। 46 का ए। 47 आ गया। व्यवसाय पंजीकृत करने का क्या लाभ है? 47, व्यवसाय पंजीकृत करने का क्या लाभ है? तो इसका हो जाएगा बढ़ी हुई विश्वसनीयता, सरकारी योजनाओं तक पहुंच, कानूनी सुरक्षा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। उद्यमियों में एक सलाहकार की क्या भूमिका होती है? 48वां प्रश्न। तो 48 का ए हो जाएगा विशेषज्ञ सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना। आगे, व्यवसाय की विफलता का एक सामान्य कारण क्या होगा? तो 49 का डी हो जाएगा खराब प्रबंधन, बाजार की मांग की कमी, अपर्याप्त फंडिंग। उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला, उद्यमियों में नवाचार का क्या महत्व है? 50वां प्रश्न। तो 50 का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना, मौजूदा उत्पाद और सेवाओं में सुधार करना, प्रतिस्पर्धा लाभ प्राप्त करना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये तो हमने देखा उद्यमिता विकास के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब हम यहां से चल रहे हैं अगले 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन, जिसका टाइटल है, जिसकी हेडिंग है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, महिला सशक्तिकरण। तो विद्यार्थियों, आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं आप लोग देखते देखते, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि चैनल यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे और इस पेपर के बीच में सिर्फ आप हो जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, तो हमारा एक कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। चलते हैं आगे। पहला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण तो प्राथमिकता का अर्थ क्या है? तो महिलाओं को मतदान का अधिकार देना, महिला शक्तिकरण करना, नारी शक्ति। यानी डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूसरा, महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो अशिक्षित महिला, महिलाओं का आर्थिक निर्भरता, रूढ़िवादी समाज। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति के वारिस का अधिकार सुनिश्चित करता है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। तो तीसरा प्रश्न करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा 1956। 1956 में एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना था। कौन सा? 1956 कहते हैं उसको, 1956। अगला, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है भी, इस प्रश्न को याद रखना। इसकी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की तारीख याद रखें, तो 16 जुलाई आप याद रख सकते हैं। 16 जुलाई 1956, 16 जुलाई 1956 आप तारीख याद रख सकते हो, 16 जुलाई 1956। आगे चलते हैं। निम्न में महिला सशक्तिकरण की समस्या कौन सी है? तो महिला सशक्तिकरण की समस्याओं में सभी बाल विवाह, घरेलू हिंसा, लिंग भेदभाव। उपरोक्त सभी हो जाएगा ना। छठा, दहेज हत्या तथा पत्नी को पीटना किस हिंसा का उदाहरण है? तो आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा। तो करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर। सातवां, महिलाओं को सशक्त बनाने में गैर सरकारी संगठनों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो वित्त की क्षेत्र की समस्या का सामना भी करना पड़ता है उनको, बिल्कुल। अगला, उनको कर्मियों के क्षेत्र की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो कार्यक्रम की पहचान तथा कार्यान्वयन के क्षेत्र की समस्या का सामना करना पड़ता है। डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 8वां, HHG। देखो क्या दिया उसने, सॉरी SHG। SHG का मतलब होता है सेल्फ, इसको हम यदि बोलते हैं ना तो वो बोलते हैं इसको हम लोग स्वयं सहायता समूह, हिंदी में बोलते हैं स्वयं सहायता समूह का कितना प्रतिशत विशेष रूप से महिलाओं के लिए है? विद्यार्थियों, हमने जो पढ़ा है ना उसमें मिलता है 88%। तो 88% किसके इक्वल है? 90 के लगभग बराबर बैठ रहा है। तो यहां पर आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 90। आगे चलते, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, याद रखना पड़ेगा आपको इसको। कब लागू हुआ? तो 1 नवंबर, तारीख आप याद रख लीजिए। 1 नवंबर, कब तारीख बता रहा हूं? 1 नवंबर 2007। 1 नवंबर 2007, 90 का बी ऑप्शन हो जाएगा 2007। आगे चलते हैं।
10वां, एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो 10 से 20। कितने होते हैं? 10 से 20 होते हैं। अगला प्रश्न, सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया? 11वां प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले कब अस्तित्व में आया? तो 2 अक्टूबर 1987। 2 अक्टूबर 1987 को अस्तित्व में आया, पर उसको 1986 रूल कहा जाता है, ध्यान रखना। 11 का सी हो जाएगा, 1986 रूल कहते हैं, पर अस्तित्व में कब आया? 2 अक्टूबर 1987 को, ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1987 को। भारत में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, तो भैया ध्यान रखना पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है। किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है। आगे, रानी अहिल्याबाई के पिता किस पद पर कार्यरत थे? तो वह पाटिल के पद पे। पाटिल का मतलब होता है प्रधान, जिसमें होता है किसी गांव का सरपंच होता है या किसी जनपद का जो अध्यक्ष होता है, तो वहां पर इसके लिए एक टैग लाइन इस्तेमाल होती है प्रधान। तो महाराष्ट्र में उसके लिए इस्तेमाल होती है पाटिल, तो वहां पर पाटिल के पद पर कार्यरत थे, वो पाटिल थे। अहिल्याबाई की राजधानी बिल्कुल आप लोग जानते हो क्या थी? महेश्वर राजधानी रही है उनकी, ठीक है। अगला, अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के किस गांव में हुआ? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 15वां प्रश्न, इसका आंसर तो मुझे लगता है कि आपको याद होना चाहिए। तो एक जानकारी आप बता दूं आपको मैं कि 31 मई 1725 की बात कर रहा हूं मैं। 31 मई 1725 वो दिन है जिस दिन मां अहिल्याबाई होलकर का जन्म चांडी नामक गांव में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में आता है। तो उनकी तारीख याद रखिएगा, जन्म तारीख 31 मई 1725 और गांव का नाम है चांडी, ध्यान रखिएगा। अगला, महिलाओं को लाभान्वित करने तो मातृत्व लाभ अधिनियम कब आया? 16 प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूं, मातृत्व लाभ अधिनियम के बारे में बात कर रहा हूं। तो मातृत्व लाभ अधिनियम जो है ना, वो 1 नवंबर 1963 में आया, ठीक है। मातृत्व लाभ अधिनियम के बारे में बात कर रहा हूं मैं, 16वें के बाद प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूं। तो 1 नवंबर 1963 में आया, पर बना कब था? 61 में बना था, पर लागू कब हुआ? 1 नवंबर 1963 को। बना कब? 61 में, लागू 63 में हुआ, ध्यान रखना। अगला, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 17 प्रश्न के पास आ गए हम लोग। तो 17वें का यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, 2007 में की गई। कब? 2007 में की गई। आगे चलते हैं, किस मंदिर के गलियारों में रानी ने अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित की गई? तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, बी ऑप्शन, काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। लगभग आज से 250 साल पहले, 250 वर्ष पहले मां अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर, यानी कौन सा? काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वाराणसी में, उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मतलब उस मंदिर को जो कुछ डिस्टर्ब हो गया था, कुछ बिगड़ गया था, कुछ उसका मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने कराया था। तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? मां अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, इसलिए उनकी प्रतिमा वहां के गलियारों में आज भी लगी हुई है। आगे चलते, 19वां, किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला शक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो 2001 को। अगला, गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर किसने आक्रमण किया? तो असाफ खान आक्रमण किया। असाफ खान कौन था? तो अकबर का एक सेनापति था, असाफ खान आक्रमण किया। 21वां, रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? विद्यार्थियों, ये प्रश्न जो है ना 21वां, जो मैं रानी दुर्गावती की बात कर रहा हूं, तो इनके पिता का नाम कीर्ति सिंह चंदेल था। अब चारों ऑप्शन में मुझे कहीं कीर्ति सिंह चंदेल दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं किसी के भी साथ नहीं जाऊंगा। इसका एग्जैक्ट आंसर कीर्ति सिंह चंदेल। 22वां, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किस संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की 2 धारा है, 509A और 509B। ये छेड़छाड़ से संबंधित है, छेड़छाड़ से संबंधित, ध्यान रखना। रानी दुर्गावती के नाम से किस नगर में विश्वविद्यालय? तो जबलपुर में, ध्यान रखना। कौन सा? जबलपुर में, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोध अधिनियम का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, इस अधिनियम को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हरविलास शारदा का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे चलते हैं, 25वां, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। मैरी कॉम निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीता है? मुक्केबाजी में। एसिड अटैक का अपराध किस धारा में दर्ज किया जाता है? 27वें प्रश्न के पास आ गया हूं मैं। तो 27वें का ए हो जाएगा 326A और 326B। 326A और 326B हो जाएगा यहां पर, ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट, मैरी कॉम के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो डिग्गो सिंह। कौन है? डिग्गो सिंह, बी ऑप्शन हो जाएगा।
रानी दुर्गावती के पति का नाम, यह तो याद होना चाहिए, रानी दुर्गावती के पति का नाम दलपत शाह, 29वें का दलपत शाह हो जाएगा, 29वें का सी दलपत शाह हो जाएगा। तीसरा, जीजाबाई के पति का नाम शाहजीराव भोसले, शाहजीराव भोसले, क्या शाहजीराव भोसले। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सरिता देवी, क्या हो जाएगा? सरिता देवी, 31वें का सरिता देवी हो जाएगा, 32वें का। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या बाल विवाह किस दिन अब संपन्न होता है? तो अक्षय तृतीया के दिन, परशुराम जन्मोत्सव के दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह कहां पर होते हैं? तो राजस्थान में होते हैं, ऐसा कहा जाता है, अखबार में पढ़ा है हमने। डीआरडीओ में वैज्ञानिक प्रणालियों के महानिदेशक कौन है? तो डीआरडीओ वर्तमान में 27 अगस्त 2024 से डॉक्टर के राजलक्ष्मी मेनन है। जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं, तो 27 अगस्त 2004 से लगाकर आज दिनांक 6 अप्रैल 2025 तक की बात करूं तो डॉक्टर के राजलक्ष्मी मेनन है। और मुझे यहां कोई भी एक ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। उसने कहा कौन है, ये नहीं पूछा कौन थी, ध्यान रखना इसलिए। 34वां, यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो 34वें का सी हो जाएगा, 12 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किशोर न्याय अधिनियम को देश भर में कब लागू किया गया? 35वां प्रश्न है, कब लागू किया गया? तो 1986 में लागू किया गया, 1986 में। टेसी थॉमस द्वारा किस मिसाइल को विकसित करने का योगदान दिया गया? तो उस मिसाइल का नाम आप बताइए। तो 36वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अग्नि। क्या नाम था? अग्नि। 36 का ए ऑप्शन हो जाएगा अग्नि। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 ऐसे अलग अलग नाम है। 37वां प्रश्न, इंदिरा नूई अमेजन के किस पद पर कार्यरत है? तो निर्देशक मंडल में, वो किसमें? निर्देशक मंडल में। 38वां, 2007 में राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम आजाद ने इंदिरा नूई को कौन सा पुरस्कार दिया है? किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 38 का सी हो जाएगा पद्म भूषण। क्या हो जाएगा? पद्म भूषण। 39, गुरा देवी का जन्म कब हुआ? 1915 में। 39 का हो जाएगा 1915 में हुआ। 39 का 19 का 1925 करेक्ट कर लीजिए, 1925 में हुआ। कब हुआ? 1925 में हुआ। उत्पीड़ित महिलाओं की सहायता तो उपलब्ध सहायता, उपरोक्त सभी, 40वां का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 41वां, विकासशील देशों में लड़कियों के माध्यमिक शिक्षा से वंचित रहने का क्या कारण है? तो घरेलू कार्य भी, महंगे शुल्क के कारण भी और बाल विवाह के कारण भी, उपरोक्त सभी। 42वां, बाल अधिकार संरक्षण तो राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, याद होना चाहिए आपको, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अपने उपदेशों में सर्वाधिक महिला अधिकारों की रक्षा करता है? तो हिंदू धर्म कहा जाता है, क्योंकि हम हिंदू धर्म में क्या होता है, नदियों को भी माता से सम्मानित करते हैं, इसलिए माता कहते हैं। देश की प्रथम महिला पुलिस अधिकारी किरण बेदी, सबको याद होना चाहिए। तो भारत में महिलाओं के साथ कब भेदभाव किया जाता है? तो राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिराव फुले, याद रखना, ज्योतिराव फुले। 46 का हो जाएगा ज्योतिराव फुले। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन रही? आनंदीबाई जोशी। कब? आनंदीबाई जोशी। मंगल दिवस योजना मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी संबंधित है, याद रखना। सती प्रथा को किस वर्ष कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो 4 दिसंबर, तारीख याद रखिएगा, 4 दिसंबर 1829 का वो दिन था जब भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो निभाया था वो उस टाइम के जो जनरल गवर्नर थे, लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक, नाम याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं 49 के बाद 50वें प्रश्न और आखिरी प्रश्न की तरफ हम लोग आ रहे हैं। उससे पहले, आपसे विदा लेने से पहले अनुरोध है कि आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल आपका है, सब्सक्राइब आपको करना है, तो सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। 50वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर शुरुआत में एक नंबर दिखाई दिया था 7725077250 44304432 नंबर पर आप अपना पेपर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन बनाकर आप तक इस प्लेटफॉर्म की मदद से पहुंचा देंगे। तो विद्यार्थियों, मैं विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।